हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द टिपिंग पॉइंट बाय मैल्कम ग्लैडवेल बुक के बारे में। रात के 2 बज रहे थे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। बस कहीं कहीं से धीमी हंसी या मोबाइल पर चल रहे वीडियो की आवाज आ रही थी। लेकिन रजत के लिए ये रात बाकी सब रातों से अलग थी। वो अपनी बेड पर बैठा था, एक हाथ में मैल्कम ग्लैडवेल की द टिपिंग पॉइंट और दूसरे हाथ में पेन, जिससे वो बीच बीच में कुछ नोट्स बना रहा था। रजत एक एवरेज स्टूडेंट था, न ज्यादा पॉपुलर न ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन उसे हमेशा से ये जानने की चाह थी कि दुनिया में कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे होते हैं। क्यों कुछ लोग आसानी से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं और कुछ की बातें कोई सुनता ही नहीं। इस सवाल का जवाब उसे इस किताब में दिखने लगा था, द लॉ ऑफ द फ्यू, यानी कि कोई भी बड़ा बदलाव कुछ खास लोगों के बिना नहीं आ सकता। कोई भी सोशल एपिडेमिक, चाहे वो कोई नया ट्रेंड हो, कोई मूवमेंट या कोई वायरल आइडिया, 3 टाइप के लोगों की वजह से फैलता है, कनेक्टर्स, मेवन्स और सेल्समैन। रजत ने किताब रखी और सोचा, क्या मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं? उसे पहला नाम याद आया, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उसके ग्रुप का वो लड़का जिससे हर कोई जान पहचान रखता था। कोई भी कॉलेज में नया आता तो सिद्धार्थ से मिलकर ही अपने नए दोस्त बना लेता। वो उन रेयर लोगों में से था जो अलग अलग ग्रुप्स से जुड़ा हुआ था, स्पोर्ट्स टीम, डिबेट क्लब, थिएटर ग्रुप और यहाँ तक कि प्रोफेसर्स के भी चहेते स्टूडेंट्स में से एक। वो एक कनेक्टर था। उसके पास लोगों का एक ऐसा नेटवर्क था जो किसी भी न्यूज़ को, किसी भी नए आइडिया को तुरंत फैला सकता था। अगर कैंपस में कोई पार्टी हो रही होती तो लोगों को इसका पता सिद्धार्थ के जरिए ही चलता। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, कनेक्टर्स, वो लोग जो एक ब्रिज की तरह होते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को जोड़ने वाले। अब बारी थी मेवन्स की। रजत के दिमाग में झट से अंशिका का नाम आया। अंशिका एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थी। पास हर चीज की जानकारी होती, बेस्ट मोबाइल डील्स से लेकर कौन से स्टार्टअप इस साल टॉप करने वाले हैं। अगर कोई नया रेस्टोरेंट खुलता तो अंशिका को उसके बारे में पहले से पता होता। किसी को सही लैपटॉप लेना हो तो वो पूरे कंपैरिजन के साथ गाइड कर सकती थी। रजत ने नोटबुक में लिखा, मेवन्स, वो लोग जो नॉलेज कलेक्ट करते हैं और लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। ये लोगों को सही डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। और आखिर में आते हैं सेल्समैन, वो लोग जिनकी बातों में ऐसा जादू होता है कि लोग उन्हें बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं। रजत के ग्रुप में यह रोल निभाता था अर्पित। अर्पित वो बंदा था जो किसी भी चीज को एक्साइटमेंट से बेच सकता था। वो अगर कह दे कि एक XUJD कैफे का कॉफी दुनिया की बेस्ट कॉफी है तो आधा हॉस्टल वहां पहुंच जाता था। उसकी बातों में एक अलग एनर्जी थी, एक ऐसा कैरिज्मा जो लोगों को उसकी बात मानने पर मजबूर कर देता था। रजत ने लिखा, सेल्समैन, वो लोग जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि लोगों को कन्विंस करने की कला में माहिर होते हैं। अब उसके पास एक नया पर्सपेक्टिव था। कॉलेज में पॉपुलर लोग सिर्फ इसलिए नहीं पॉपुलर थे क्योंकि उनके पास लुक्स या मनी थी। वो लोग या तो कनेक्टर्स थे या मेवन्स या फिर सेल्समैन। रजत को लगा कि अगर उसे भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उसे इन 3 क्वालिटीज को समझना होगा। लेकिन सवाल ये था, वो खुद इनमें से कौन सा था? रजत कोई कनेक्टर नहीं था। उसके दोस्त बहुत लिमिटेड थे और वो ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद भी नहीं करता था। वो कोई सेल्समैन भी नहीं था। उसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोई खास टैलेंट नहीं था। फिर क्या वो मेवन बन सकता था? उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वो इंसान बन सकता हूं जिससे लोग सलाह लेने आए? उसने अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचना शुरू किया। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, उसे नॉलेज इकट्ठा करना पसंद था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया था। अगर वो सच में एक मेवन बन जाए तो क्या वो अपनी लाइफ को बदल सकता है? अगले ही दिन से उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर उसने एक टॉपिक पर रिसर्च करनी शुरू की, कैसे छोटे हैबिट्स बड़े बदलाव लाते हैं। उसने कुछ साइंटिफिक स्टडीज पढ़ी, कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज देखी और फिर अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करनी शुरू की। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सीरियसली लेने लगे। जब कोई नया फोन लेने का सोचता तो वो रजत से राय मांगता। जब कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट पर कुछ जानना चाहता तो रजत से डिस्कस करता। धीरे धीरे रजत ने महसूस किया कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था।
क्या वो सच में मेवन बन रहा था? रजत की जिंदगी में एक अजीब सी हलचल थी। वो अपने आसपास की दुनिया को अब एक नए नजरिए से देखने लगा था। द टिपिंग पॉइंट की पहली सीख, द लॉ ऑफ द फ्यू, ने उसे समझाया था कि बड़े बदलाव के पीछे कुछ खास लोग होते हैं, कनेक्टर्स, मेवन्स और सेल्समैन। और अब वो खुद को एक मेवन के रूप में देखने लगा था। उसे अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करनी थी, बल्कि उसे इस तरह से शेयर करना था कि लोग उस पर ध्यान दें। लेकिन यहीं पर एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या सिर्फ नॉलेज रखना ही काफ़ी है? कई बार लोग अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कुछ आइडियाज़ लोगों तक पहुंचते हैं लेकिन टिकते नहीं। यही सवाल उसे किताब के अगले लेसन पर ले आया, द स्टिकीनेस फैक्टर। उसने किताब का एक पेज पलटा और पढ़ना शुरू किया। एन आइडिया मस्ट बी मेमोरेबल टू स्प्रेड, यानी कि कोई भी आइडिया तभी फैलता है जब वो लोगों के दिमाग में अटक जाए, जब वो उसे भूल ही ना पाए। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लोगों को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी बातें चाहिए जो उनके दिमाग में चिपक जाएं। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो कुछ चीज़ों को यादगार बना देता है और कुछ चीज़ें बस भूल भुलैया में खो जाती हैं। उसे अपने बचपन का एक वाकया याद आया। जब वो छोटा था तब वो और उसके दोस्त एक टीवी शो देखते थे, शक्तिमान। क्योंकि वो शो इतना स्टिकी था, सबको इसके डायलॉग्स तक याद रहते थे, सॉरी शक्तिमान और अंधेरा कायम रहे। इसी तरह स्कूल में जब वो पीरियोडिक टेबल याद करने की कोशिश करता तो उसे मुश्किल होती, लेकिन जैसे ही टीचर ने एक मज़ेदार कहानी के साथ उसे समझाया तो सब एकदम याद हो गया। यही तो स्टिकीनेस थी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, स्टिकी आइडियाज, सिंपल प्लस एंगेजिंग प्लस अलाइंड विद ऑडियंस। मतलब कोई भी आइडिया तभी टिकता है जब वो एक सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लोग याद नहीं रखते। 2 एंगेजिंग हो, कुछ ऐसा जो इमोशंस या क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करे। 3 ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो, अगर किसी चीज़ का सीधा कनेक्शन लोगों की लाइफ से होगा तो वो उसे याद रखेंगे। अब रजत को लगने लगा कि उसने सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना सीखा था, लेकिन उसे इस तरह से देना सीखना बाकी था कि वो यादगार बने। पर कैसे? वो अपने हॉस्टल रूम में बैठकर सोच ही रहा था कि सिद्धार्थ दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आ गया। भाई, मैं सोच रहा हूं कि कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, कुछ ऐसा जो सबको याद रहे, सिद्धार्थ ने कहा। रजत के दिमाग में एक आइडिया आया, स्टिकीनेस को रियल लाइफ में टेस्ट किया जाए। उसने सिद्धार्थ से कहा, अगर हम कोई ऐसा इवेंट करें जो सिर्फ फन ना हो बल्कि इतना स्टिकी हो कि लोग उसे सालों तक याद रखें। सिद्धार्थ को बात पसंद आई। बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्या करें? रजत ने सोचा, फिर बोला, कॉलेज में इतने सारे लोग अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं, कोई स्पोर्ट्स में, कोई डिबेट में, कोई आर्ट्स में। अगर हम एक ऐसा चैलेंज करें जो इन सबको जोड़ दें। सिद्धार्थ की आंखें चमकी, यानी एक मल्टी स्किल टूर्नामेंट, कुछ ऐसा जिसमें हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिले। एग्जैक्टली, रजत बोला। पर यहां पर स्टिकीनेस फैक्टर को टेस्ट करने के लिए एक और जरूरी चीज थी, नाम। रजत ने कहा, अगर नाम बोरिंग होगा तो लोग भूल जाएंगे। हमें ऐसा नाम चाहिए जो कैची हो, जो लोगों के दिमाग में अटक जाए। दोनों ने बहुत सारे नाम सोचे, द अल्टीमेट बैटल, स्किल वॉर्स, मास्टरमाइंड चैलेंज, लेकिन कुछ भी स्टिकी नहीं लग रहा था। तभी अंशिका, जो कमरे में आ चुकी थी, बोली, क्या तुम लोग कुछ ऐसा सोच सकते हो जो हमारी कॉलेज लाइफ से जुड़ा हो? रजत ने सोचा, फिर अचानक उसने कहा, द हॉस्टल ओलंपिक्स। सिद्धार्थ और अंशिका एकदम उत्साहित हो गए। हॉस्टल ओलंपिक, ये नाम सुनते ही सबको समझ आ जाएगा कि ये हॉस्टल लाइफ से जुड़ा है, और ओलंपिक्स सुनते ही कंपटीशन और एक्साइटमेंट दोनों फील होते हैं। रजत मुस्कुराया। यही है स्टिकीनेस फैक्टर। अब अगला कदम था इस इवेंट को लोगों के दिमाग में बिठाना। रजत ने एक और चीज नोट की, स्टिकीनेस सिर्फ नाम या आइडिया से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी चीजों से आती है। उसे मैल्कम ग्लैडवेल की किताब में लिखा एक और एग्जाम्पल याद आया, सेसमी स्ट्रीट और ब्लूज क्लूज। जैसे बच्चों के शो को सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल बनाया गया क्योंकि उनकी स्टोरीज और विजुअल्स को बार बार सिंपल ट्वीक्स से रिफाइन किया गया ताकि बच्चे
ज्यादा एंगेजमेंट महसूस करें। यही रणनीति उसे अपने इवेंट में भी लगानी थी। तो उन्होंने हॉस्टल ओलंपिक्स में कुछ खास एलिमेंट्स जोड़े। एक, अ मैस्कॉट, एक छोटा सा टेडी बेयर जिसे नाम दिया गया ओली, जो हर पोस्टर और इवेंट में दिखेगा। इससे एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा। 2, स्लोगन, आर यू द अल्टीमेट हॉस्टल चैंपियन। ये चैलेंज देता था और लोगों में एक्साइटमेंट जगाता था। 3, मिस्टीरियस टीजर्स। पहले कुछ दिनों तक सिर्फ पोस्टर्स में कमिंग सून हॉस्टल ओलंपिक्स लिखा था ताकि क्यूरियोसिटी बढ़े। धीरे धीरे ये इवेंट पूरे हॉस्टल में ट्रेंड करने लगा। हर कोई इसके बारे में बात करने लगा और इसका नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, स्टिकीनेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज डिजाइंड। मतलब कुछ चीजें अपने आप यादगार नहीं बनती, उन्हें खास तरीके से बनाया जाता है। और वो अब इस स्किल को अपनी बाकी जिंदगी में भी अप्लाई करना चाहता था। क्लास प्रेजेंटेशन हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो या कोई भी आइडिया, अगर वो चाहता था कि लोग उसे सीरियसली लें और याद रखें तो उसे स्टिकीनेस फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। वो अब सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने वाला मेवन नहीं था, वो एक ऐसा मेवन बन रहा था जो नॉलेज को इतनी अच्छी तरह से पैकेज कर सकता था कि लोग उसे भूल ही ना पाएं। रजत अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रह गया था। द टिपिंग पॉइंट की सीखों ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। पहले द लॉ ऑफ द फ्यू ने उसे समझाया कि कुछ खास लोग बड़े बदलाव लाते हैं। फिर द स्टिकीनेस फैक्टर ने उसे यह सिखाया कि कोई भी आइडिया तभी फैलता है जब वो लोगों के दिमाग में अटक जाए। लेकिन अब किताब का अगला लेसन उसके सामने था, द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। रजत ने किताब का एक पेज पलटा और पढ़ना शुरू किया। एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर, यानी कि लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा उनका माहौल होता है। ये लाइन पढ़ते ही उसे हॉस्टल के अपने रूम का हाल याद आ गया। उसका रूम हमेशा अस्त व्यस्त रहता था। टेबल पर किताबें और कपड़े फैले रहते, दीवारों पर कहीं पुरानी चाय के दाग लगे होते और बेडशीट तो कभी सीधी होती ही नहीं थी। उसने सोचा, क्या मेरे आसपास की ये गड़बड़ी मेरे दिमाग को भी मैसी बना रही है? उसने किताब में एक और एग्जाम्पल पढ़ा, ब्रोकन विंडोज थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अगर किसी शहर में खिड़कियां टूटी हुई हों और कोई उन्हें ठीक न करे तो लोगों को लगेगा कि यहां कोई भी कानून नहीं मानता। धीरे धीरे वहां अपराध बढ़ने लगता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाता है जो लोगों को गलत करने के लिए एनकरेज करता है। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, कॉन्टेक्स्ट इनविजिबल होता है, लेकिन यह हमारी हर चीज पर असर डालता है। मतलब लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उनके डिसीजंस सिर्फ उनकी खुद की सोच से बनते हैं, लेकिन असल में उनके आसपास का माहौल उनके चॉइसेस को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। उसे एक और कहानी याद आई, सेमिनरी स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को एक जगह ले जाया गया और रास्ते में उन्होंने एक जरूरतमंद आदमी को देखा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जल्दी में भेजा गया था उन्होंने उस आदमी की मदद नहीं की, जबकि जिनके पास समय था उन्होंने मदद की। मतलब अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं है। अगर तुम्हारा माहौल सही नहीं है तो तुम अच्छे काम भी नहीं कर पाओगे। अब रजत ने खुद से सवाल किया, क्या मेरे आसपास का माहौल मुझे मेरी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहा है? वो सोचने लगा, क्या मेरा हॉस्टल एनवायरनमेंट मुझे बेहतर बनने से रोक रहा है? तभी सिद्धार्थ रूम में घुसा और बोला, भाई मैं तुझसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। बोल, रजत ने कहा। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली। तूने ध्यान दिया कि जब से हॉस्टल ओलंपिक्स का इवेंट हुआ था सब कितना ज्यादा एक्टिव हो गए थे। हॉस्टल में एनर्जी थी, लोग मोटिवेटेड थे, लेकिन अब सब वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए हैं। फिर से वही देर रात तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, बिना मतलब की बातें करना और बस टाइम वेस्ट करना। रजत को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ सही कह रहा था। जब हॉस्टल ओलंपिक्स हुआ था तो हॉस्टल में एक पॉजिटिव माहौल बन गया था, लेकिन अब जब इवेंट खत्म हो चुका था तो वही पुराना ढर्रा लौट आया था। रजत ने किताब में पढ़ा था कि अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट को बदलना पड़ेगा। हमें कुछ करना होगा, रजत ने कहा। लेकिन क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। रजत ने एक आइडिया सोचा, अगर माहौल लोगों के बिहेवियर को बदल सकता है तो क्यों ना माहौल ही बदला जाए। उसे माल्कम ग्लैडवेल की किताब का एक और कॉन्सेप्ट याद आया, रूल ऑफ 150। इसके मुताबिक अगर किसी ग्रुप का साइज 100 से ज्यादा हो जाए
तो उस ग्रुप में लोगों के आपसी कनेक्शन कमज़ोर पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर ग्रुप छोटा हो तो लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके बिहेवियर में भी बदलाव आता है। यही आइडिया उन्हें अपने हॉस्टल में अप्लाई करना था। रजत और सिद्धार्थ ने एक नई योजना बनाई, माइक्रो कम्युनिटीज़। मतलब हॉस्टल के बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाए ताकि हर कोई एक छोटे लेकिन मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बन सके। हर ग्रुप का एक लीडर होगा और हर हफ्ते वो ग्रुप कुछ नया करेगा। कोई गेम खेलेंगे, कोई बुक डिस्कस करेंगे या फिर कोई चैलेंज कंप्लीट करेंगे। ये लोगों के कॉन्टेक्स्ट को बदल देगा, रजत ने समझाया। अगर हर किसी के आसपास एक छोटा लेकिन मोटिवेटेड ग्रुप होगा तो वो खुद भी इंप्रूव करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। सिद्धार्थ को ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने अगले ही दिन इस प्लान को सबके सामने रखा। पहले तो कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये सिर्फ एक और हॉस्टल एक्टिविटी नहीं थी, ये उनके पूरे एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश थी। धीरे धीरे हॉस्टल में एक अलग ही एनर्जी आने लगी। अब लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए थे, वे अपने समय को ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने लगे थे। रजत को एहसास हुआ कि लोगों को बदलना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अगर तुम उनका माहौल बदल दो तो वे खुद ही बदलने लगते हैं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलो। रजत अब पहले जैसा नहीं रहा था। द टिपिंग पॉइंट की हर सीख उसकी लाइफ को किसी न किसी तरह शेप कर रही थी। द लॉ ऑफ द फ्यू से उसने सीखा कि कुछ खास लोग बदलाव लाते हैं। द स्टिकीनेस फैक्टर ने उसे बताया कि कोई भी आइडिया तभी फैलता है जब वो लोगों के दिमाग में चिपक जाए। द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट ने उसे समझाया कि लोगों का व्यवहार उनके माहौल से प्रभावित होता है। अब किताब का अगला लेसन उसके सामने था, स्मॉल चेंजेस डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट, यानी कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़े असर डाल सकते हैं। रजत को ये लाइन पढ़ते ही न्यूयॉर्क का सबवे ग्राफिटी एग्जाम्पल याद आ गया। वहां पर जब सिर्फ ट्रेनों पर होने वाले ग्राफिटी को हटाने पर फोकस किया गया तो धीरे धीरे पूरे शहर का क्राइम रेट कम हो गया। मतलब अगर सही जगह पर छोटे छोटे बदलाव किए जाएं तो उनका बहुत बड़ा असर हो सकता है। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, बटरफ्लाई इफेक्ट इन रियल लाइफ, छोटे डिसीजंस का बड़ा असर होता है। अब सवाल था, क्या वो अपनी लाइफ में ऐसा कोई छोटा बदलाव कर सकता था जो बड़ा फर्क डाल सके? तभी सिद्धार्थ ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आते ही बोला, भाई तुझे पता है हॉस्टल में फिर वही पुरानी आदतें लौटने लगी हैं। माइक्रो कम्युनिटीज का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। रजत को भी ये महसूस हुआ था। लोग कुछ हफ्तों तक बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अब धीरे धीरे वापस अपने पुराने पैटर्न में जाने लगे थे। हमें फिर कुछ करना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। रजत सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि हर बार कोई बड़ा इवेंट ही करना पड़े। उसे समझ आ रहा था कि बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। छोटे स्मार्ट बदलाव ज्यादा असरदार होते हैं। फिर उसे एक आइडिया आया, अगर लोगों की आदतें वापस पुरानी हो रही हैं तो हमें किसी एक छोटी चीज को बदलना होगा जो सबके बिहेवियर को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करे। मतलब? सिद्धार्थ ने पूछा। देख, जब भी हॉस्टल के लोग रात में टाइम वेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, रजत ने कहा। हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ ने सहमति में सिर हिलाया। तो अगर हम इस पैटर्न में एक छोटा सा बदलाव कर दें तो शायद चीजें फिर से ट्रैक पर आ जाएं, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने हर हॉस्टल रूम में एक चैलेंज बोर्ड लगाने का प्लान बनाया। ये एक सिंपल व्हाइट बोर्ड था जिस पर हर हफ्ते कोई एक छोटा चैलेंज लिखा जाता, जैसे इस हफ्ते हर दिन सिर्फ 30 मिनट इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करो, हर रात सोने से पहले 10 मिनट के लिए कुछ नया पढ़ो, रात में 11 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दो। रजत जानता था कि ये बहुत छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन अगर लोग इन्हें अपनाने लगे तो इसका असर बड़ा हो सकता था। पहले तो लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद ही असर दिखने लगा। कुछ लोग अब ज्यादा पढ़ाई करने लगे थे, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कम टाइम बिताना शुरू कर दिया था, और सबसे बड़ी बात, उनमें एक पॉजिटिव माइंडसेट आने लगा था। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, छोटे बदलाव हमेशा दिखते नहीं हैं,
लेकिन जब वे सही तरीके से किए जाएं तो उनका असर दूर तक जाता है। अब उसे इस थ्योरी को और गहराई से समझने का मन हुआ। उसने किताब का वो हिस्सा दोबारा पढ़ा जहां लिखा था कि कैसे $1000 की एक छोटी सी ग्रांट ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के रिजल्ट्स को इंप्रूव कर दिया। ये भी वही चीज थी, छोटा बदलाव, बड़ा असर। रजत सोचने लगा, क्या इस थ्योरी को वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकता है? उसने अपनी खुद की आदतों को देखा। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रोक्रेस्टिनेशन। कई बार वो किसी टास्क को शुरू करने से पहले इतना ज्यादा सोचता कि वो काम कभी शुरू ही नहीं होता। अब उसने इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। उसने एक नई आदत शुरू की, 5 मिनट का नियम। मतलब जब भी उसे कोई काम करना होता और वो टालने लगता तो वो खुद से कहता, चल सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम कर लेते हैं। और जादू की तरह जब वो 5 मिनट तक काम करता तो अक्सर वो उसे पूरा कर देता। ये एक छोटा सा माइंड ट्रिक था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। अब उसकी नोटबुक में एक नया पॉइंट जुड़ गया। छोटे बदलाव सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलते, बल्कि माइंडसेट भी बदलते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब उसने हॉस्टल में देखा कि लोग चैलेंज बोर्ड की आदतों को फॉलो कर रहे थे, तो उसे यकीन हो गया कि छोटे बदलाव सही जगह पर किए जाएं तो बड़ा फर्क डाल सकते हैं। रजत को अब इस बात का एहसास हो गया था कि द टिपिंग पॉइंट कोई आम किताब नहीं थी। हर नया चैप्टर उसके सोचने और दुनिया को देखने के नजरिए को बदल रहा था। पहले उसने सीखा कि कुछ खास लोग, कनेक्टर्स, मेवन्स, सेल्समैन, बदलाव लाते हैं। फिर उसने जाना कि कोई भी आइडिया तभी फैलता है जब वो स्टिकी हो। द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट ने उसे बताया कि हमारा माहौल हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करता है। और फिर स्मॉल चेंजेस, डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ने उसे दिखाया कि छोटे छोटे बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। अब वो अगले चैप्टर पर था, द 150% थ्रेशोल्ड। किताब के इस हिस्से में एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया था। ग्रुप्स लार्जर देन 150 स्ट्रगल विद कोहेजन एंड कम्युनिकेशन। मतलब अगर कोई ग्रुप 150 से बड़ा हो जाए तो उसमें लोग एक दूसरे से उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। छोटे ग्रुप्स में लोग आसानी से आपस में घुलते मिलते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तो कनेक्शन कमजोर पड़ने लगते हैं और चीजें फॉर्मल होने लगती हैं। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, छोटे ग्रुप में ट्रस्ट और बिलोंगिंग होती है, बड़े ग्रुप में हायरार्की और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब उसने सोचा, क्या मैं इसे अपनी लाइफ में देख सकता हूं? तभी उसे अपने ही कॉलेज का एक एग्जाम्पल याद आया, हॉस्टल लाइफ। जब वो कॉलेज में नया नया आया था तब उसका हॉस्टल सिर्फ 3 फ्लोर्स का था और सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अगर किसी को कोई जरूरत होती तो तुरंत कोई ना कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन पिछले साल जब हॉस्टल का नया विंग बना और करीब 200 नए स्टूडेंट्स आए तो माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब सब पहले की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। छोटे ग्रुप्स बनने लगे थे और कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि हॉस्टल पहले जितना फ्रेंडली नहीं रहा। तो सच में 150 का नंबर मैजिक जैसा है। रजत को लगा कि अगर उसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो अपने आसपास की चीजों को बेहतर बना सकता था। अब सवाल था, क्या वो हॉस्टल में इस आइडिया को टेस्ट कर सकता था? तभी सिद्धार्थ उसके कमरे में आया। भाई, हॉस्टल में फिर से वही इशू आ रहा है, लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। रजत मुस्कुराया, मुझे पता था कि ऐसा होगा। मतलब? सिद्धार्थ ने पूछा। हमने पहले माइक्रो कम्युनिटीज बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बड़ा हुआ उनका इम्पैक्ट कम हो गया। 150 का रूल कहता है कि अगर ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए तो कनेक्शन टूटने लगते हैं। तो फिर क्या करें? सिद्धार्थ ने पूछा। रजत ने एक नया आइडिया सोचा, हब सिस्टम। मतलब हॉस्टल को छोटे छोटे हब्स में बांट दिया जाए। हर फ्लोर का एक हब होगा और हर हब का एक कोऑर्डिनेटर होगा जो उस ग्रुप को कनेक्टेड रखने में मदद करेगा। इसका फायदा यह था कि हर किसी को एक छोटा और टाइट निट ग्रुप मिलेगा, जिससे उन्हें हॉस्टल में बिलोंगिंगनेस महसूस होगी। उन्होंने तुरंत इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। हर हब को एक अनोखा नाम दिया गया। कोई द मैवरिक्स बना, कोई नाइट आउल्स और कोई ब्रेनस्टॉर्मर्स। धीरे धीरे यह सिस्टम वर्क करने लगा। लोग अपने हब्स के लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगे, उनके बीच ट्रस्ट बढ़ने लगा और हॉस्टल में फिर से वही एनर्जी लौट आई जो पहले थी। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा,
अगर कोई ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए तो कनेक्शन बचाने के लिए उसे छोटे मीनिंगफुल सब ग्रुप्स में बांट दो। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में टीम्स बनाई जाती हैं, क्यों स्कूलों में छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं और क्यों पुराने समय में ट्राइब्स एक लिमिटेड साइज में रहते थे। हर जगह यही रूल ऑफ 150 काम कर रहा था। अब रजत ने सोचा, क्या मैं इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकता हूं? वो खुद को एनालाइज करने लगा। उसके व्हाट्सएप पर सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन क्या वो सच में 150 से ज्यादा लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शन मेंटेन कर सकता था? उसने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची, प्रायोरिटी सर्कल मेथड। मतलब वो अपने कॉन्टैक्ट्स को 3 सर्कल में बांटने लगा। 1 इंटरनल सर्कल, 15 लोग, वो लोग जो उसके सबसे ज्यादा करीब थे, जिनसे वो किसी भी टाइम अपनी परेशानियां शेयर कर सकता था। 2 मिडिल सर्कल, 50 लोग, वो लोग जो उसकी लाइफ का अहम हिस्सा थे लेकिन जिनसे वो रोज बात नहीं करता था। 3 आउटर सर्कल, 150 लोग, वो लोग जो उससे कनेक्टेड थे लेकिन उनसे गहरी बातचीत कम होती थी। इसका फायदा यह हुआ कि अब वो अपने सबसे जरूरी रिश्तों पर ज्यादा फोकस कर सकता था, बिना यह सोचने के कि हर किसी से बराबर बात करनी है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, हर इंसान को अपने सोशल कनेक्शंस को मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो एनर्जी गलत जगह वेस्ट होती है। अब उसे समझ आ गया था कि बड़े ग्रुप्स में कनेक्शन बनाए रखना मुश्किल क्यों होता है। रजत अब पहले जैसा नहीं था। द टिपिंग पॉइंट की हर सीख उसकी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में मदद कर रही थी। उसने जाना कि कुछ खास लोग बड़े बदलाव लाते हैं। द लॉ ऑफ द फ्यू, कोई भी आइडिया तभी फैलता है जब वो स्टिकीनेस फैक्टर रखता हो, और छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। फिर उसने द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट और द 150% थ्रेशहोल्ड को समझा, जिससे उसे पता चला कि हमारा माहौल और ग्रुप का साइज हमारे बिहेवियर को कितना प्रभावित करता है। अब किताब का अगला चैप्टर था टाइमिंग शेप्स एपिडेमिक्स, यानी कि कोई भी ट्रेंड, कोई भी मूवमेंट या आइडिया तभी फैलता है जब सही टाइमिंग हो। रजत ने किताब का यह हिस्सा पढ़ते ही सोचा, क्या सच में टाइमिंग इतनी जरूरी होती है? फिर उसे कुछ बड़े ट्रेंड्स याद आए। मरे मी टू मूवमेंट, यह आंदोलन अचानक रातों रात पॉपुलर नहीं हुआ था। महिलाओं के अधिकारों और सोशल मीडिया की ताकत ने इसे उस समय पर एकदम सही मूवमेंट बना दिया, जिससे यह इतना तेजी से फैला। हैरी पॉटर की सफलता, यह सिर्फ इसलिए नहीं हिट हुआ क्योंकि यह एक अच्छी कहानी थी। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में जब इंटरनेट और फैंटेसी जॉनर का क्रेज बढ़ रहा था, तब यह किताब आई। अगर यह किताब 70 या 80 में आती तो शायद इतनी पॉपुलर ना होती। मतलब सिर्फ आइडिया अच्छा होना ही काफी नहीं है, उसे सही समय पर भी आना होता है। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, ग्रेट आइडियाज फेल इफ द टाइमिंग इज रॉन्ग। अब उसने सोचा, क्या मेरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? तभी उसे हॉस्टल का एक किस्सा याद आया। जब वो फर्स्ट ईयर में था, तब उसने एक बुक क्लब बनाने की कोशिश की थी। उसने पूरे हॉस्टल में पोस्टर लगाए, लोगों से बात की, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुश्किल से 3-4 लोग आए और वो भी सिर्फ पहली मीटिंग के बाद गायब हो गए। लेकिन इस साल जब हॉस्टल ओलंपिक्स के बाद सबके अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट आ गया था, तब जब उसने एक सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्रुप की बात की तो लोग खुद ही उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। पहले भी आइडिया अच्छा था, लेकिन तब माहौल तैयार नहीं था। अब सही टाइमिंग थी, इसलिए लोग जुड़ने लगे। रजत को एहसास हुआ कि हर बड़ा बदलाव तभी होता है जब लोग उसे अपनाने के लिए तैयार हों। अब सवाल था, क्या वो इस थ्योरी को हॉस्टल में टेस्ट कर सकता था? तभी सिद्धार्थ कमरे में घुसा। भाई, एक दिक्कत हो रही है। रजत ने किताब बंद की और पूछा, क्या हुआ? देख, हॉस्टल में हब सिस्टम अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब लोग कुछ बोर होने लगे हैं। उनको कुछ नया चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। रजत को अब समझ में आया कि टाइमिंग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसने सिद्धार्थ से कहा, अगर लोग बोर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें अब कुछ नए आइडिया चाहिए, और यही सही समय है कुछ नया लाने का। रजत ने एक नया आइडिया सोचा, स्किल स्वैप प्रोग्राम। मतलब हॉस्टल के हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। कोई गिटार बजाना जानता है, कोई फोटोग्राफी, कोई वीडियो एडिटिंग, तो कोई पब्लिक स्पीकिंग। अगर लोग अपनी स्किल्स एक्सचेंज करने लगें तो सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा और ग्रुप्स में नई एनर्जी आ जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था,
क्या लोग इसे अपनाने के लिए तैयार थे? रजत ने पहले हॉस्टल में माहौल देखा। अब तक लोगों को माइक्रो कम्युनिटीज की आदत हो गई थी। सबको अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बिलोंगिंगनेस महसूस हो रही थी। अब उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उनका इंटरैक्शन और बढ़े। मतलब यही सही समय था इस आइडिया को लाने का। रजत और सिद्धार्थ ने इसे प्लान किया और सही टाइमिंग पर लॉन्च कर दिया। उन्होंने एक स्किल स्वैप बोर्ड लगाया जिसमें लोग लिख सकते थे कि वे क्या सिखा सकते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। पहले 2-3 दिन तक कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर एक दिन अंशिका ने लिखा, आई कैन टीच डिजिटल मार्केटिंग, एनीवन इंटरेस्टेड? इसके बाद धीरे धीरे और लोगों ने अपनी स्किल्स लिखनी शुरू कर दी। कोई पाइथन सिखा सकता था, कोई योगा, कोई स्टॉक मार्केटिंग, कोई गेमिंग स्ट्रैटेजी। कुछ हफ्तों के अंदर हॉस्टल में एक नई एनर्जी आ गई थी। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, हर बड़े आइडिया को तब लॉन्च करो जब माहौल उसके लिए तैयार हो। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों कुछ स्टार्टअप्स तब फ्लॉप हो जाते हैं जब वो सही टाइम पर लॉन्च नहीं होते। इसका मतलब अगर किसी को बड़ा बदलाव लाना है तो उसे सिर्फ सही आइडिया ही नहीं, सही टाइमिंग भी समझनी होगी। रजत अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार था। द टिपिंग पॉइंट के हर चैप्टर ने उसकी सोच को बदल डाला था। वह जान चुका था कि किसी भी बदलाव को लाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, सही लोग, सही समय और सही माहौल। उन सभी चीजों को मिलाकर वह अब अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखता था। लेकिन जब वो इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करता तो उसने महसूस किया कि असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको यह जानना होता है कि कैसे सही तरीके से इन सिद्धांतों को संतुलित किया जाए। रजत ने द लॉ ऑफ द फ्यू को गहरी तरह से महसूस किया था। वह अब जानता था कि कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता और उसे हमेशा सही लोगों की जरूरत होती है, कनेक्टर्स, मेवंस और सेल्समैन। हॉस्टल में उस समय उसका सबसे अच्छा दोस्त सिद्धार्थ एक कनेक्टर बन चुका था। वह कई अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ था। उसकी सोशल सर्कल बड़ी थी और वह लोगों को आसानी से जोड़ लेता था। दूसरी ओर प्रियंका, एक और दोस्त, मेवन बन चुकी थी। उसकी पढ़ाई और ज्ञान में गहरी रुचि थी और उसे लोग भरोसेमंद सलाह के लिए पूछते थे। रजत खुद को सेल्समैन के रूप में देखता था क्योंकि वह किसी भी नई आइडिया को लोगों तक पहुंचाने में माहिर था। जब हॉस्टल में स्किल स्वैप प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो इन तीनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। रजत और सिद्धार्थ ने मिलकर सबसे पहले प्रियंका को समझाया कि कैसे वह इसे लेकर लोगों से बात कर सकती है। प्रियंका ने जब इस आइडिया को समझा तो उसने उसे सही दिशा में मोड़ा। वह सोचने लगी कि कैसे लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं और उनके काम में कैसे जिंदगी की नई चीजों को लाया जा सकता है। फिर रजत ने उसे जोड़ने की जिम्मेदारी ली। वह हर एक छात्र से मिलने गया और उन्हें बताया कि क्यों यह प्रोग्राम उनके लिए फायदेमंद होगा। लोग धीरे धीरे इससे जुड़ने लगे। लेकिन क्या यह प्रोग्राम सच में सफल हो पाएगा? क्या लोग इसको अपनाएंगे? रजत को ये सवाल बार बार परेशान करने लगे। यही वह पल था जब उसे टाइमिंग शेप्स एपिडेमिक्स के बारे में सोचना पड़ा। रजत को अब यह समझ आ गया था कि सही वक्त पर अच्छा आइडिया भी लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। हॉस्टल में उस वक्त एक नया ट्रेंड आ चुका था। लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ओलंपिक्स के बाद वहां एक तरह का बदलाव आ चुका था। हर कोई चाहता था कि वह खुद को अपडेट करे, नई चीजें सीखे और अपनी लाइफ को एक नए मोड पर ले जाए। अगर रजत वही आइडिया पहले देता तो शायद कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन इस वक्त जब लोग खुद को सशक्त बनाने के बारे में सोच रहे थे, तब यही सही समय था। रजत ने महसूस किया कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही नहीं, उसका सही समय पर आना भी जरूरी है। हॉस्टल में जब लोग एक दूसरे से अपनी स्किल्स शेयर करने लगे तो धीरे धीरे एक नया वातावरण बनने लगा। हर एक छोटा बदलाव बड़ा असर डाल रहा था। एक स्टूडेंट ने अपनी पेंटिंग कला को शेयर किया तो दूसरे ने फोटोग्राफी में दिलचस्पी ली। एक ने अपने योगा के टिप्स दिए तो दूसरे ने अपना समय प्रोडक्टिवली बिताने के तरीके बताए। और रजत अब जानता था कि ये सभी छोटे छोटे बदलाव ही वो चीजें थीं जो एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती थी। फिर रजत को द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात याद आई। रजत जानता था कि एक छोटे से समूह में चीजें ज्यादा असरदार होती हैं। 150 लोगों से ज्यादा के समूह में चीजें बिखरने लगती हैं और अगर आप छोटे ग्रुप्स में काम करें तो आप ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। रजत और उसके दोस्तों ने
अपनी ग्रुप्स को छोटे रखा। शुरुआत में सिर्फ 20 से 30 लोग शामिल हुए। इससे चीज़ों को आसान बनाना और हर किसी के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन रखना आसान हो गया। ये भी ज़रूरी था कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बनाए रखें। जब तक ये ट्रस्ट था तब तक ये ग्रुप्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर रजत ने स्मॉल चेंजेस डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट के सिद्धांत पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि कैसे न्यूयॉर्क में मेट्रो की दीवारों पर ग्रिफिटी को साफ करने से अपराध दर में कमी आई थी। उसने सोचा कि क्या छोटे छोटे बदलाव हम अपने हॉस्टल में कर सकते हैं जो बड़ी सफलता का कारण बन सकते हैं। तो वह और सिद्धार्थ रोज छोटे छोटे बदलावों को लागू करने लगे। जैसे कि जब किसी को किसी प्रकार की नई जानकारी चाहिए होती थी तो वह बस अपने साथी से पूछने का तरीका बदलते थे। जानकारी का आदान प्रदान पहले जैसा नहीं था। अब सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कभी कभी एक छोटा सा बदलाव भी किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। रजत अब समझ गया था कि प्रयास ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से करना चाहिए और यह उसे इस बदलाव के प्रभाव को समझने में मदद कर रहा था। यही कारण था कि हॉस्टल में एक नई संस्कृति पनपने लगी थी। लोग सिर्फ द 150% थ्रेशहोल्ड का सिद्धांत सही था। छोटे ग्रुप्स थे जिनमें लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। रजत जानता था कि अगर ग्रुप्स छोटे होंगे तो उनका एक साथ काम करना आसान होगा और यही छोटे ग्रुप्स थे जो धीरे धीरे एक दूसरे से जोड़ने के बाद एक बड़ा बदलाव लाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।